डॉक्टर साहब, जस्टिस शाहजहां अफरीदी साहब के लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? जिस तफरीक का आप जिक्र कर रहे थे, क्या ख़त्म कर पाएंगे? जो आम आदमी को नज़र आ रहा है, देखें कोई इतने ये जो एक तो मैंने कहा ना, ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये तकसीम जो है ये जज साहिबान में ये अब नहीं होगी, इसके बाद होनी भी नहीं चाहिए, और ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाता, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी आपस में मेरा ख्याल है कि अब वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी और वो नहीं हो रही, सिर्फ इलेक्शन पे सवाल खड़े हैं और जेन्युइन खड़े हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस पर बड़े मतलब सवाल खड़े हैं उस इलेक्शन पे, एक मुतनाज़ इलेक्शन है। अब उसकी कैसे कमीशन बनने चाहिए, जुडिशल कमीशन, और खुली अदालत में लोगों के जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है, इसको छुपाने की इसमें कौन सी बात है कि आप छुपा के बैठ जाएं। भाई हो सकता है पीटीआई मुकम्मल गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, तो उनको झूठा साबित करना चाहिए ना, खोलने तहकीकात हों तो ख़त्म हो जाए इशू। अगर वो गलत कह रहे हैं तो इसमें ये तो बड़ा बल्कि अच्छा होता है कि इस तरह से उनके, अगर वो गलत बात कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, तो उनको फिर साबित कर दिया जाए कि वो हारे हुए हैं। और ये तहकीकात होनी चाहिए इलेक्शन की, जिसकी वजह से बदमज़गी आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि इलेक्शन जो है उसके सवाल सब ने उठाए हुए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान को आप देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान सबसे, हम भूल जाते हैं कुछ बातें, ये बात हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ इस्तीफा दे दिया था। पहले दिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जीता। ये देखें, ये कोई कैरेक्टर भी तो होता है, ये सारी कोई सीटों के पीछे ही तो दुनिया में लोग नहीं घूमते फिरते ना। उन्होंने कहा मैं मेरी सीट ही नहीं है ये, नहीं। तो मतलब एक तो कहीं ग्रेस का मुजाहरा भी करना चाहिए लोगों को, जो हारे हैं वो हारे हैं, जो जीते हैं जीते हैं। तो अब ये तलखी वाला ख़त्म, अब ये डायलॉग शुरू होना चाहिए। और बार मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें होनी चाहिए, वो कुछ नज़र भी आ रहा है हमें, ठीक है मेरे ख्याल से आगे जो है ना पुरसुकून। लेकिन जब तक एहतसाब नहीं होगा इस मुल्क में, जब तक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी प्रॉपर, उस वक्त तक आप जितना मर्जी कर्जा बाहर से लाते जाएं, ये सारा यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। इसलिए एक दफ़ा आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करके आगे बढ़ना होगा। ये वो बात है जो 20 साल से मैं कह रहा हूँ, 22 साल से कह रहा हूँ, और उम्मीद है मुझे कि एक दिन होगा। और हालात ऐसे हैं ही नहीं कि अब आप उससे। अच्छा, दूसरी जो बात है, वो जो मैंने बात की ना कि ये ब्रिक्स समिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो ब्रिक्स है उसमें एक तो ये हुआ है कि देखें ये नया ब्लॉक बन गया अचानक। अच्छा, इसके बारे में कभी मेरा नहीं जहन था, मतलब अभी कुछ अर्से पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के आपस में मिलिट्री पैक्ट हो जाएगा। कहाँ नॉर्थ कोरिया और कहाँ, नॉर्थ कोरिया वैसे रहा तो रशिया के उसमें ही है ना। नॉर्थ कोरिया रशिया की वजह से है, सीधी सी बात है ना। रशिया है तो नॉर्थ कोरिया है, वरना तो कहीं और चला जाता मामला कोरियन वॉर में। लेकिन ये कि मिलिट्री पैक्ट हो गया है और वो इस तरह से आएगा इस वक्त, इस में ये। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ब्रिक्स के पार्टनर्स बने हैं, एक तो ब्रिक्स है ना, एक ब्रिक्स प्लस हो गया, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क चले गए, ब्रिक्स प्लस हो गया। अब तो ब्रिक्स का नाम भी पता नहीं किस तरह से बनेगा आगे, वो इज नो मोर ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। लेकिन कितना प्लस करेंगे, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं मुल्क। 13 मुल्कों को पार्टनरशिप देती है ब्रिक्स ने। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब इसाक डार साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ जैसे कम अकल लोगों को ये समझाएंगे कि पिछले 2, 2.5, 3 साल जब से वो हैं, और जब से भी हैं वो, ठीक है, इन्हीं की हुकूमत रही है ना ज़माना कबल मसीह से। तो भाई ये मुझे बताएं कि ये यानी दो पार्टियों की या माशाल्लाह राय, कोई बताए कि ये इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है। ये जो पार्टनर ममालिक हैं, ब्रिक्स प्लस को तो चलें छोड़े, उसमें ये पार्टनर ममालिक आप देखें, अल्जेरिया, अफ्रीकन कंट्रीज इसमें नई शामिल हुई हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नाइजीरिया, अल्जेरिया, युगांडा, 3 नए इसमें
3 नए अफ्रीकन मुल्क जो हैं वो आ गए हैं एज अ पार्टनर ब्रिक्स में। अच्छा, फिर उसके बाद बोलीविया और क्यूबा, ये 2 मुल्क हैं जो आपको लैटिन अमेरिका से नज़र आ रहे हैं उसमें। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो टर्की जो है जी। वो पार्टनर हो गया है, और अगले 13 मुल्क और उन्होंने एज अ पार्टनर ले लिए। टर्की भी आ गया है। अच्छा, फिर उज़्बेकिस्तान आ गया है, वियतनाम आ गया, और ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया कह रहे हैं जो भी, वहाँ से आप देखें सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और पावर रखता इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स में आ गया है, पार्टनर एज अ पार्टनर। मलेशिया आ गया है और थाईलैंड आ गया है। यानी ईस्ट से ये मुल्क आए हैं, और वहाँ का अगर आप मीडिया देखें तो इस पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये 17वीं स्लाइड देखें, जकार्ता पोस्ट, इंडोनेशिया नेम्ड एज ब्रिक्स पार्टनर एज प्रॉबो टॉप डिप्लोमेट वहाँ पे गए और ओवरसीज डेब्यू किया। फर्स्ट टाइम उनके वजीर खारजा गए वहाँ जनाब, वो मतलब मुल्क खुश हो रहे हैं इस वक्त कि जनाब उनका जो ब्रिक्स प्लस है। और नाइजीरिया को देखें आप, क्या जश्न मनाया जा रहा है। 19th नाइजीरियन ट्रिब्यून, वो मेन हेडलाइन, नाइजीरिया 12 अदर जॉइन ब्रिक्स एज पार्टनर कंट्रीज। ये ब्राज़ील भी आ गया ना ये ब्रिक्स में। ये तो क्यूबा, अब ये देखें ना, उसमें क्यूबा, बोलीविया एंड 11 अदर कंट्रीज। 20 स्लाइड ये ब्राज़ील के पेपर्स कह रहे हैं। तो मतलब दुनिया में बड़ी सेलिब्रेशन हो रही हैं। तो हम थोड़ा सा, हम हैं तो सही इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसको तेज़ करना चाहिए था ना। पाकिस्तान तो आप समझे कि है ही पाकिस्तान, ब्रिक्स पाकिस्तानी है, सब समझ लें, इशू नहीं, मगर इसमें नाम होना चाहिए था। और हम यकीनन इसमें चले जाएंगे कुछ अर्से के बाद। लेकिन ये कि अभी चले जाना चाहिए था, तो ये इसाक डार साहब ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं कि क्यों नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा, चाइना और इंडिया के दरमियान, अच्छा मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल है कि चाइना और इंडिया के दरमियान मामला तय हो गए वाकई? दोनों के अलामी अलग अलग हैं। चाइना का अलामी अलग है। मैं इस वक्त देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। जो इंडिया की तरफ से अलामिया है वो अलग है, मैं उनको खुद पता है कि क्या अलामी में क्या चीज़ें और क्या नहीं है। उनकी तरफ से अलग अलामिया है, उनकी तरफ से अलग। उनकी तरफ से ये कि तमाम डिसंगेजमेंट और ये और वो हो गया सारा, उनकी तरफ से कि रिजॉल्व हो जाएगा, बॉर्डर इशूज़ और बाकी इशू रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। सवाल ये है कि जो LAC है 3400 कुछ, ये हम जो बात करते हैं ना, तो हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि 3488 किलोमीटर शायद, ये इंडिया के हवाले से। चाइना तो उसको 2000 किलोमीटर कहता है सिर्फ। उनकी तरफ से उनका जो मैप है उसमें तो इतनी बड़ी LAC नहीं है। ये LAC असल में कोई कहीं खिंची हुई लाइन भी नहीं है ना। ये तो जो पैक्ट हुआ था इनका, पेट्रोलिंग भी तो एक इशू है ना, कि वो क्या है, उसका मतलब ये है कि उस जगह तक जाके, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो पेट्रोलिंग है ना, वहाँ तक गया फौजी, वहाँ जाके कोई ऐसी निशानी फेंक के आ गया कि पता चला वहाँ गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये इंडिया की तरफ से ना जो पेट्रोलिंग का जिक्र होता है ना, तो बड़ा उसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसका मतलब ये फौजी गया उस इलाके में, ये जो PP 11 और 13 और फटा पड़ा हुआ है, दौलत बेग गोल्दी और ये गलवान और डैम चौक और देशबैंक। तो इशू ये है कि वो पेट्रोल होता है कि वहाँ गए और जाके कोई ऐसी निशानी फेंक कर आ गए कि जिससे पता चला कि फौजियाँ आया था। ख़ास तौर पे क्या होता है, माचिस की डब्बी या सिगरेट की खाली डब्बी या माचिस की खाली, कोई निशान फेंक कर आ गए कि यहाँ पर गया था। मतलब एक तरह से बड़ी, आप समझें कि अजीब सी बात है। अच्छा, तो ये वहाँ यहाँ तक आया और चले गए। अब 50-60 हज़ार फौज है दोनों तरफ से, ये पीछे हटना, इनको हटना है पीछे, और 29 तक कुछ स्टार्ट हुआ है, कुछ आप समझें कि फ़ौजी वापस जाना शुरू है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और बाकी सारे मामला हैं, क्या वो रिजॉल्व हो गए हैं, क्या ख़त्म हो गए मामला, या ये है कि वो 2020 से पहले की स्टेज पे, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या। लेकिन एक कदम मुस्बत है, कदम एक मुस्बत है कि बात तो हुई, और जब बात होगी और आगे जाके डायलॉग होगा और इंगेजमेंट होगी तो बातचीत खुलेगी, मतलब है कि एक कहीं ना कहीं तो ये पहुंचेगा ना मामला। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुकम्मल ख़त्म हो गया इशू? ये इश्यूज कभी ख़त्म नहीं होते, ये इश्यूज जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते। ख़ास तौर पे जो लैंड, जो सरजमीन का इश्यूज हैं,
मुझे बताएं कि ये फ़लस्तीन का इशू ख़त्म हो सकता है? आप चाहे वहाँ पे हाइड्रोजन बम भी गिरा दें, ख़त्म हो जाएगा इशू? नहीं। कश्मीर का मामला ख़त्म हो जाएगा? नहीं। अब जो जो मर्जी, ये नहीं ख़त्म हो सकते, ये ख़त्म हो ही नहीं सकते इशूज़, क्योंकि उस जगह पर वो एक मुतनाज़े मामलात हैं जो नहीं तय हुए, तो किसी ना किसी अंदाज में उसको लोगों ने तय करना है। अब बाहर के मुल्क बैठ के, यही तो IS अनवर और हमास और हिजबुल, उनका यही तो हो गया, बाहर के मुल्क सारे तय कर रहे हैं बैठ के, हमसे पूछो यहाँ पे कौन से लोग हैं। तो यही मामला जो है ये हर जगह पे। अब उसमें देखना ये है, लेकिन अभी अच्छी बात ये हुई है कि वो जो एक टेंस, एक जो बहुत तनाव था, उसमें ठंडक आई है। क्या मुकम्मल आई है, नहीं आई, वो ज़ाहिर है उधर से भी यकीनन इंडिया भी सोच रहा होगा कि भाई ये कहाँ तक, और उधर से वो भी सोच रहे होंगे, और अमेरिका भी देख रहा होगा कि क्या मुकम्मल चले गए हैं, कहाँ तक गए हैं, कैसे, वैसे भी देख रहा होगा। लेकिन ये बहरहाल जो है ब्रिक्स में ये 13 नए मुल्क एज अ पार्टनर आ गए हैं, तो ये ब्रिक्स प्लस करके अब ये प्लस प्लस से बढ़ जाएगा। और बड़ी देखिए ना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ, ये फोरम, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एक तरफ तो ये बन रहे हैं, वो उधर G7 से ही नहीं निकल रहे। ओ भाई G7 नहीं है इकॉनमी, वो छोड़ दें, कौन सा G7, फिर वो G20 हो गया, फिर वो G20 के अंदर भी वो, ये जो है ये अब ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये जो आया ना, ये सऊदी अरेबिया ने इस्लामी मुल्कों की फ़ौज बनाई, तो यहाँ पर मैं नाम ले तो बहुत से लोग सरे होते थे, वो छोटे छोटे मुल्कों की बड़ी अहमियत है इस वक्त। आप उनको एक एक जजीरे की अहमियत है, पैसिफिक में जजीरों की, आप एक छोटे से जजीरे की इस वक्त अहमियत है। तो आप उन मुल्कों को छोड़ दें जो अफ्रीका में मौजूद हैं और जहाँ पे जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले दिनों में, ग्लोबल साउथ के सारे मुल्क। तो पाकिस्तान, ये अंदरूनी इंतशार, हम बड़ी जगहों से तो निकल गए और अल्लाह का शुक्र निकल गए। सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ जब तक ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ऐसा जो है वो एलिट कैप्चर जो है, एलिट को जब तक कैप्चर नहीं किया जाएगा ना तो उस वक्त तक जो है ये, और ये मेरे ख्याल से हम इन बुरानों से भी निकल जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी के ना सारे लोग, और थोड़ा गुस्सा वुस्सा अपना सब ख़त्म करें,